गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 69 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज में हम रेलवे के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमने स्टार्ट किया था, तो सिंपल इंटरेस्ट की आज हमारी क्लास सेकंड है और आज दिवाली भी है, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, जीवन में कर्मठ रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, आपके सामने दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं। ऊपर वाला अपना टेलीग्राम का चैनल है और नीचे वाला आपका डाउट ग्रुप है। इन दोनों को आप ज्वाइन करें। यहाँ पर PDF वगैरह सारी की सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगे। चलिए भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमारी जो रेलवे की सीरीज है उसमें कुल मिलाकर के 1318 सवाल हमने 68 सेशंस में डिस्कस कर लिए हैं। आज के सेशन में शुरुआत रहेगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1319 से। इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने अब तक क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट परसेंट। एक्चुअल में ये बात हमने देखी थी, ठीक है भाई। रेट परसेंट की जगह 1/100 लिख देते हैं तो वो अपना फॉर्मूला बन गया था। अब एक छोटी सी बात बताओ, मान लो किसी आदमी को 200 रुपये पर या फिर 200 रुपये में एक वस्तु खरीदी थी और इसके ऊपर इसे मान लो 15% का लाभ हो रहा है, तो ये एक्चुअल में क्या है आपका लाभ प्रतिशत। अगर आप लाभ रुपए में निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट परसेंट लाभ रुपए में निकालना चाहते हैं, तो आप क्या लिखोगे 200 का 15%, यही लिखा जाएगा। 200 क्या होता है भाई यहाँ पर 200 यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस, जैसे यहाँ पर बिहेव करता है हमारा प्रिंसिपल। फिर आपने क्या किया है 200 का 15% निकाला है, तो एक्चुअल में ये 15% है क्या, ये 15% आपका प्रॉफिट किसमें, परसेंटेज में। यहां क्या निकाल रहे हो आप, सिंपल इंटरेस्ट किसमें, रुपए में। किससे निकलेगा, प्रिंसिपल से। यहां आप क्या निकाल रहे थे, लाभ रुपए में, किसके थ्रू निकलेगा, CP से। आगे वाली बात आपको क्या लिखनी होती है, आगे वाली बात आप लिखते हो परसेंटेज के अंदर। लाभ है तो लाभ परसेंटेज में लिखते हो, फिर उसे सोल्व करते हो, रिजल्ट आता है। ठीक वही बात है कि यहां पर ये जो पूरा का पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, असल में देखा जाए तो ये सिंपल इंटरेस्ट किसमें है, परसेंटेज में। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टाइम इनटू में रेट परसेंट जो हमारा होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज के अंदर। छोटी सी बात है, पिछली क्लास में भी इसको डिस्कस किया था हमने। एक बात और हमने समझी थी कि भाई एक साल में किसी धन पर जितना ब्याज मिलता है उसी को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो वही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाती है। अपना प्रयास ये था कि हम लोग जो सवाल कर रहे हैं उन्हें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से ना डील करके उन्हें परसेंटेज के तरीके से डील करें, जिससे अपना काम आसान हो जाए। चलो भाई, सवाल नंबर 1319 वैसे तो होमवर्क था, कई बच्चों ने कर भी लिया था, कुछ से नहीं हुआ था। देख लेते हैं क्या कहा। एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए और 550 रुपये 4 वर्ष के लिए और 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपये प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। यहां से मैं आपको एक छोटी सी बात रिलेट करवाना चाहता हूं। एक तरीका तो आपका ये है, क्या कर दो भैया आप 400 गुणा समय 2 वर्ष गुणा में दर प्रतिशत लिख लिया। फिर आप क्या लिख सकते हो 550 मल्टीप्लाई में 4 गुणा में दर प्रतिशत, प्लस तीसरी बात और लिखोगे, आगे चल के जो कुल पैसा आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 1020 रुपये लिखा जा सकता है। एक तरीका ये भी है भाई, आप दर प्रतिशत निकाल रहे हो तो इस वाले पार्ट को एक कॉम्बिनेशन में ही ले लो। कैसे, 400 रुपये पर 2 साल के लिए 8% की दर से जो ब्याज मिलेगा, 400 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 8% की दर से जो ब्याज मिलेगा, आप कह सकते हैं 400 गुणा 2, 800 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से वही ब्याज मिलेगा। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे डील करना माइंड में आसान हो जाता है। कैसे, पहले केस में 400 रुपये पर 2 साल का ब्याज,
बेटर ये रहेगा 800 रुपये पर 1 साल का ही ब्याज निकाल लो, और 1 साल का ब्याज निकालते हैं अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो वो अपनी क्या होगी, दर प्रतिशत। 550 पर 4 साल के लिए 550 गुणा 4 करोगे, 500 को 4 से किया 2000, 50 को 4 से किया 200, तो 2200 रुपये पर 1 साल का ब्याज, तो 2200 का प्रतिशत। ऐसे ही देखो 1200 रुपये पर 6 वर्ष के लिए 12 गुणा 6 7200 रुपये पर क्या कर दो, 1 साल के लिए। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि चीजें यही हो रही हैं, इनसे अलग नहीं हो रहा है, काम यही है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप कितना बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल कितना ले लिया हमने, 800 रुपये पहले केस में, 2200 दूसरे केस में, 7200 तीसरे केस में। 7200 में 2200 आपने जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 7200 में 2200 जोड़ दिया हम लोगों ने, ऐड कर लेते हैं एक साथ। 7200 में 800 जोड़ा तो अपना 8000, 8000 में 2200 जोड़ा तो कितना आ गया, 10,200 रुपये। 10,200 रुपये का 1 साल का 8% की दर से ब्याज कितना है, 1020 रुपये। सोल्व करोगे, प्रतिशत किसको गायब कर देगा, 2 जीरो को। आर बराबर 102 का भाग दोगे इसमें, रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा, 10%। एक्चुअल में आर की वैल्यू दर 10 आई है, लेकिन हमेशा दर प्रतिशत में आपको दी जाती है, तो दर प्रतिशत लिखोगे तो वो ऑटोमेटिक आपका 10% हो जाएगा। चलो भाई, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आप ऐसे डील करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका एक तो ये जो लिख रहे हो ये स्पेस बचेगा, और स्पेस बच रहा है इसका मतलब लिखना कम पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका ऑटोमेटिक टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा। चलो भाई, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 1320, क्वेश्चन नंबर 1320। देखना जरा, इसने यहां पर आपसे क्या कहा। एक व्यक्ति कुछ धन 12% की दर से उधार लेता है, 6 साल 8 महीने के बाद ब्याज के रूप में 720 रुपए का भुगतान करता है उसके द्वारा उधार ली गई राशि। सिंपल सी बात है भाई, उसने P रुपए उधार लिए। प्रिंसिपल टाइम आपको हमेशा ही ईयर में लेना है। रीजन क्या है इसके पीछे, दर होती है वो हमेशा ही आपकी ईयरली चलती है, वार्षिक चलती है। 6 साल तो ठीक है, 6 साल तो आपका ठीक है, 8 महीने को साल में बदलोगे तो 12 का डिवीजन, ये कितना आ जाएगा, 6 3 18 और 2 20/3 ईयर। अगर माइंड में कर सकते हो तो ईजी है। प्रिंसिपल इंटू में टाइम 20/3 इंटू में रेट परसेंट, रेट कितनी है भाई 12%, तो 12 बटा में क्या लिख दे 100, और कुल मिलाकर के हमारे पास ब्याज बना 720। इसे कर लेते हैं हम लोग यहाँ से 16। देखना, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 गुणा 2 24, और ये काटा 3 से, ये 30 आ गया। 3 गुणा 3 करोगे 9, और 2 लग गए 0, एक इसका एक इसका। तो असल में देखा जाए तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, 900 रुपये। इजी सवाल है, कोई खास सोचना नहीं पड़ा इसमें भी। चलो अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल को थोड़ा सा जूम कर देता हूं। 1321, क्या कहा देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 1321। राम ने सीता से 3 साल के लिए 14% की रेट से 6300 रुपये उधार लिए। उसने इसमें धन मिलाया और 16% की दर से 3 साल के लिए गीता को उधार दे दिए। उसका लाभ 618। गीता ने कितनी धनराशि उधार ली थी। देखो, सीता के पास कुछ पैसे हैं, यहाँ से ये पैसे किसके पास चले गए, राम के पास, और राम से ये पैसे किसके पास चले गए, गीता के पास। अब बात को अंडरस्टैंड करना, 6300 रुपये इसने सीता से उधार ले लिए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, क्योंकि 3 ही साल के लिए वो आगे ले जा करके दे रहा है। 3 साल के लिए उसने उधार ले लिए। अब एक बात बताना, यहां इसने किस रेट से उधार लिए, 14% की रेट से, ठीक है। इसने ये पैसे गीता को किस रेट पर उधार दे दिए, रेट को 2% बढ़ा करके 16% पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 14% की रेट से इसने उधार लिया है, 16% की रेट से आगे उधार ले लिया, तो 2% बीच में इसने क्या रख लिया, खुद का मार्जिन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर साल 2% इसे ब्याज इधर से एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो इसकी बचत ही तो हो गई ना एक तरीके से। मान लो इनके बीच डील हुई, गीता ने कहा राम से कि यार मुझे कुछ पैसे की नीड है तो मुझे दे दे,
तो इसने क्या कहा, सीता से जाकर अप्रोच की कि भाई मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। सीता ने कहा मेरे पास तो 6300 रुपए है। तो बोले चल ठीक है, 3 साल के लिए दे दे उधार। इसने कहा कि मैं 14% की रेट से ब्याज लूंगी। तो इसने कहा कोई बात नहीं। अब इसने क्या चालाकी की, गीता को कहा कि भाई देख 16% की रेट से मैं पैसा तुम्हें उधार दूंगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, 6300 रुपए के ऊपर 14% की रेट से जितना ब्याज मिलेगा वो तो इसी के पास चला जाएगा, सीता के पास। इसके पास 2% एक्स्ट्रा ब्याज बना। ये इसका क्या है, असल में देखा जाए प्रॉफिट, क्योंकि यहां से 14% की दर से पैसा उठाया है, इसको 16% पर दे दिया। हर साल 2-2% का लाभ होगा। तो ऑटोमेटिक 3 साल में कितना होगा, मूलधन गुणा समय गुणा दर, ये हो गया। इसे आप सोल्व करोगे, परसेंटेज इसको गायब कर देगा। 6 को गुणा किया, 6 गुणा 3 18, 6 6 36 और 37। इसका मतलब क्या हुआ, 378 रुपए का इसे सीधे सीधे लाभ हो गया। लेकिन इसने क्या कहा, लाभ तो इसे कितने का हुआ, 618 का। चलो भाई 618 में से 378 को तो साइड कर देते हैं, इसकी स्टोरी अपने को समझ में आ गई है। ये 240 का लाभ कैसे हुआ, 240 का लाभ ऐसे हुआ, इसने अपनी जेब से कुछ पैसे लगाए और वो मिला करके क्या किया, गीता को दे दिए। तो यही तो लास्ट के अंदर पूछ रहा है कि गीता ने कितनी धनराशि उधार ली। इसका मतलब 6300 तो वहां से उठा करके लाया था, ये पूरे पूरे दे दिए, कुछ अपनी जेब से दे दिए। जेब से मैं मान लेता हूं कि उसने P रुपए दिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ब्याज की दर कितनी ले रहा है भाई, 16%। 16 बटा में क्या लिख लो, 100। ब्याज कितना मिलेगा, 240। यही तो इसका असल में देखा जाए लाभ है। कुल लाभ 618 का था, जिनमें से 378 तो आपको साफ साफ दिख रहा है, 240 का एक्स्ट्रा लाभ भी हो रहा है। चलो रख देते हैं, 16 3 48, 5 से कटा और यहां से P बराबर कितना आ गया, 500। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 6300 रुपए तो उसने सीता से उधार लिए थे, 500 रुपए उसने अपनी जेब से मिलाए थे। तो कुल मिलाकर के 6800 रुपए इसने किसको उधार दे दिए, गीता को। एग्जाम में क्या करना है भाई, पहले तो अंडरस्टैंडिंग बनाओ हर चीज की, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उसके बाद इस पर आ जाओ। क्या 2% एक्स्ट्रा हर साल मिला, 3 साल में 6%। 6300 का 6% निकालना है, परसेंटेज 2 जीरो को गायब कर देगा। 63 को 6 से करना है, 60 को 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 360। 6 गुणा 3 18, 378। लाभ असल में देखो 618 का हुआ था, 378 तो इसे सीधे सीधे ही ब्याज के मिल चुके हैं एक्स्ट्रा वाले। इसने 240 रुपए और कमाए। कैसे कमाए होंगे, कुछ पैसा खुद की जेब से मिलाया। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। दर कितनी चल रही है, 16%, अपोन में 100। 48 5 बार ये करोगे तो यहां से P की वैल्यू कितनी, 500। 6300 तो उसने उधार लिए ही थे, 500 खुद की जेब से मिलाए, 6800 आपका रिजल्ट हो गया। तो एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें लिखनी पड़ती है, लेकिन एक बार बात पकड़ में आ गई तो इस सवाल में मेरे हिसाब से कुछ खास है नहीं कि इसे कैलकुलेटिव बनाया जाए। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 1322। 1322 की अगर बात करें, देखना, एक आदमी के द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खातों में 25,000 रुपए इस तरह से जमा किए जाते हैं कि उनकी आयु 18 वर्ष होने पर 5% की रेट से उन्हें समान ब्याज मिले। इंपॉर्टेंट बात यहां है, देखो मार्क करना, इस केस में इसने क्या कहा है, समान ब्याज, इक्वल इंटरेस्ट। एक केस ऐसा भी होता है जिसमें यह कहता है क्या, इक्वल अमाउंट बराबर मिश्र धन। ये की ये बात अप्लाई आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे वहां भी अप्लाई होगी। इस केस में क्या कह रहा है, दोनों को समान साधारण ब्याज मिले, छोटे बेटे का हिस्सा। मैं ये मान लेता हूं कि छोटे बेटे को कितने रुपए मिले हैं, X रुपए, ठीक है, ये हो गया इसका यंगर। बड़े वाले बेटे को कितने रुपए मिले हैं भाई, Y रुपए, ठीक। 18 वर्ष के होने पर इनको समान ब्याज मिलेगा। ये कितने साल का है भाई, 12 साल का है। कितने साल तक इसे ब्याज मिलेगा बैंक के अंदर, 12 साल का है, 18 का हो जाएगा, इसका मतलब 6 साल तक ब्याज मिला।
ब्याज की दर कितनी दे रहा है बैंक? 5%। तो ये क्या है, छोटे बेटे के खाते में x रुपए जमा करवा दिए, 6 साल बाद 5% की दर से उसे इतना ब्याज मिलेगा, x का ब्याज हो गया। y बड़े बेटे, तो ये क्या हो गया भाई, ये इसका भाई एल्डर ब्रदर, कितने साल का है? 14 ईयर का। कितने साल बाद? 18 साल का हो जाएगा, 4 साल तक बैंक इसको ब्याज देगा। दर कितनी है? 5%। चलो भाई सोल्व कर दो, दर से दर कट गई, x अपॉन वाई लिखोगे, कितना आ जाएगा? ये तो लिख सकते हो, ऊपर 2 से काट दिया आपने, 2 और ये 3। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि छोटे वाले बेटे के खाते में 2 रुपए जमा करवा दो, बड़े वाले के खाते में 3 रुपए जमा करवा दो। कुल कितने रुपए बैंक में जमा कराने? 5 रुपए। अब इसने क्या कहा, असल में 5 रुपए नहीं जमा करवाए, 25,000 रुपए जमा करवाए। किससे गुणा किया? 5,000 से। छोटे बेटे के खाते में कितने आ जाएंगे? 5,000 से गुणा कर दो, 10,000। असल में देखा जाए तो सवाल यहां कर खत्म हो जाता है। कहां? इस वाले पार्ट। ये हो गया खत्म। कैसे हुआ? 2 रुपए इसके खाते में जमा, 3 रुपए इसके खाते में जमा, टोटल 5 रुपए जमा। 5 25,000 को बताता है, 5,000 से गुणा किया, 2 को 5,000 से कर दो, 10,000। तो इसका मतलब ये वाली बात जस्ट आपको लिखनी थी, और इसमें भी ऐसा नहीं है कुछ एक्स्ट्रा लगाना पड़े, ये सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है। इसको हमने इधर लगाया उधर लगाया, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे कह रहा था कि दोनों चीजें आपकी इक्वल है। चलो भाई आगे की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा, और इसमें थोड़ा सा हम सुधार करने का भी प्रयास करेंगे। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 1323। क्या कहा? एक आदमी 3 विभिन्न योजनाओं में 6 साल, 10 साल, 12 साल के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज की दर से कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है। फिर इसने क्या कहा कि इसकी जो हर एक स्कीम है, प्रत्येक योजना के अंत में वह समान साधारण ब्याज प्राप्त करता है, उसके निवेश का अनुपात। देखो इसने कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होना चाहिए? लास्ट में इक्वल। क्लियर है? ये कह सकता था कि अमाउंट इक्वल होना चाहिए, इसने कहा साधारण ब्याज इक्वल। साधारण ब्याज इक्वल है तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट परसेंट। इसी बात को अगर आप एक साथ डील कर लेते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाती है। अब देखो क्या करें, पहली योजना में उसने क्या किए? x रुपए इन्वेस्ट कर दिए, दूसरी योजना में उसने y रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और तीसरी योजना में उसने z रुपए इन्वेस्ट कर दिए। हमें x रेशियो y रेशियो z फाइंड करना है। शर्त यह है कि यहां पर सिंपल इंटरेस्ट हमें इक्वल करना है। अब बात को समझना, देखो पहली जो स्कीम है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। टाइम कितना है? 6 साल का। इसका मतलब ब्याज कितने परसेंट मिलेगा? इस काम को आप आदत में डाल लो कि डेटा अगर आसान है तो सीधे सीधे ही बातों को लिखते हैं। अदरवाइज क्या होगा? 6 गुणा में 10% करोगे, 10 गुणा में 12%, 12 गुणा में 15%। इजी क्या है? पहली योजना 6 साल तक चलेगी, 10% ब्याज हर साल, 10%, 10%, 10%, 6 बार, तो 10 गुणा 6 60%। असल में मैं ये चाह रहा हूं कि इस बात को आप सीधे लिखने की आदत डालें। अंडरस्टैंड कर लेंगे तो सीधे लिखना आसान है। तो इसका मतलब x रुपए पहली स्कीम में उसने डाले, 10% की दर से 6 साल के अंदर उसे 60% ब्याज मिलेगा। इतने रुपए का 60% ब्याज हो गया। दूसरी स्कीम देखना, दूसरी स्कीम 10 साल के लिए 12%, तो 120% ब्याज मिलेगा। किसका? ये जितने भी रुपए इनका 120% ब्याज हो जाएगा। तीसरी में क्या करो? 15, 12, 180% लिखा जा सकता है। चलो भाई रेशियो चैप्टर पढ़ा दिया आपको, परसेंटेज हर जगह कट जाएगा, 60 से भी काटोगे तो ये 1 बार, ये 2 बार, 3 बार। अब यहां क्यों वाला जवाब मत पूछना कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो। 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 का भाग दे दिया तो x अपॉन में क्या आ गया? 6। रेशियो चैप्टर में ये एक एक बात मैंने आपको खोल करके एक्सप्लेन की थी डिटेल के अंदर कि लिखने के क्या तरीके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रेशियो क्या होता है और कब किस बात को किस फॉर्म में लिखा जाता है। सबके अपने अपने यूसेज थे तो वो अच्छे तरीके से आपको समझा दिए थे।
2y में 6 का भाग दोगे तो y अपोन में क्या आ जाएगा 3, और z 3z में 6 का भाग दोगे तो z अपोन में 2। तो एक बात बताओ, क्या यही आंसर नहीं है आपका? 6:3:2 स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रेशियो मिल गया। x के नीचे जो बात है उसी का रेशियो रिप्रेजेंट करती है, तो यहां से अपना ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो गया। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो कुछ चीज़ों को आप परसेंटेज के तरीके से डील करना सीखें। इसके तरीके से अगर आप डील करना सीखेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलो भाई अगला सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 1324 लैंग्वेज को रीड करना। सॉरी, देखो, एक धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार से निवेश किया गया कि पहले भाग का 3 वर्ष का 4% की दर से, दूसरे भाग का 4 वर्ष का 5% की दर से, तीसरे भाग का 5 वर्ष का 15% की दर से साधारण ब्याज समान है। प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना है? 600। तीनों भाग आपको बताने हैं। इस सवाल में हो सकता है एक बच्चा सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर दे, वो क्या करने लग जाए, पहला धन x रुपए, दूसरा y, तीसरा z, x रेशियो y रेशियो z उसने फाइंड कर लिया। फिर क्या करेगा? फिर अगेन उसे क्या करना पड़ेगा? 500 रुपये 600 रुपये ब्याज दे रखा है, पहले पार्ट का ब्याज निकाला, उसको फिर रेशियो में डालेगा। असल में देखा जाए बात एकदम आसान है। पहला भाग अगर आपने फर्स्ट माना है, देखना पहले भाग का 3 साल, समय कितना भाई, इसे मैं x मान लेता हूं, x ले लो, x रुपए का 3 साल का 4% की दर से ब्याज कितना बताया? 600। साधारण ब्याज का फॉर्मूला ही तो है, 4 गुणा 3 12 से काटा 50 बार। यहां से ऑब्जर्व करना x की वैल्यू परसेंटेज 1/100 है, उधर चला जाएगा, कितने रुपए आ गए? 5000। कई बार एग्जामिनर दिमाग नहीं लगाता है, जैसे इसने नहीं लगाया है। ऑप्शन सी अपना रिजल्ट निकल के आ गया। रीजन क्या हुआ भाई? पहले ऑप्शन को आपने देखा, हर जगह के ऊपर आप अलग अलग ऑप्शन पा रहे हैं, इसका मतलब 5000 निकाल लिया, इससे सटीक हो गया। अगर ऐसे सवालों में जहां पर 3 वैल्यूज हैं तो उस वैल्यू को ही टारगेट कर लो जो चारों के चारों ऑप्शन में डिफरेंट है, तो उससे बेटर क्या होगा भाई, जो भी अपना आंसर आएगा उसी पार्ट के अंदर हम लोग टिक मार देंगे। अगर दूसरा निकालते तो क्या होता? y इंटू में, हालांकि इन ऑप्शंस के साथ इसे और आगे सोल्व करने की नीड नहीं थी। दूसरे में देखना 4 वर्ष का 20% की दर से, 4 गुणा में 5%, 20% हो गया, 1/5 है, और रुपए किसके बराबर है? 600 के। सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? 3000। ठीक है, इजी सा सवाल है। परसेंटेज के हिसाब से इनके साथ खेलना स्टार्ट कर दोगे, चीजें बड़ी ही आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलो भाई सवाल नंबर 1325 की बात कर लेते हैं हम लोग। सॉरी, 1325। देखना क्या कहा, 19,400 रुपए को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले भाग पर 8% की दर से 5 साल के लिए और दूसरे भाग का 4% की दर से 9 साल के लिए उधार दिया। दोनों भागों से प्राप्त ब्याज का अनुपात कितना है? 3:7। देखो, पहला पार्ट आपने ले लिया x रुपए, ले लिया, दूसरा पार्ट आपने ले लिया y रुपए। ठीक है, अब देखो पहले भाग पर 8% की दर से 5 साल का ब्याज, तो क्या लिख सकते हो भाई? 5 साल गुणा में 8%, तो मैं सीधे ही लिख दूं 40%, तो x का 40% निकला। दूसरे में देखो 4 गुणा में 9 साल 4%, तो सीधे सीधे लिखना चाहो तो 36% लिख सकते हो। ये पहले भाग पर ब्याज है, ये पहला भाग है, इसका 40% निकालोगे तो ब्याज आ गया। दूसरा भाग है, इसका 36% निकालोगे तो ब्याज आ जाएगा, और दोनों ब्याज का अनुपात कितना बताया? 3:7। देखना जरा, परसेंटेज खत्म हो गया, 4 से काटोगे तो ये 10 बार, 4 से काटोगे तो ये 9 बार। x अपोन में y देखना, x अपोन 9 गुणा 3 27, 10 गुणा 7 70। कुल पैसा कितना होगा भाई? ऐड कर दो 97। असल में इसने क्या कहा है? कुल पैसा है 19,400 रुपये। कुल पैसा है 19,400 रुपये। देखो 194 से रिलेट हो रहा है क्या?
97 को जस्ट डबल कर दें तो 194 आएगा, और यहाँ पर 2 जीरो हैं तो इनको लगा दिया। अब देखना x और y तो हमने पैसा माना था, उसका अनुपात 27 और 70 आ गया। दूसरा भाग आपको निकालना, दूसरा भाग y माना था, इसको भी 200 से कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 14,000 रुपीज। इतना सा आपको काम करना था, कोई तनाव वाली बात है नहीं, इजी वे में ये सवाल आपके हो जाते हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 1326, क्वेश्चन नंबर 1326। और वक्त की नजाकत को थोड़ा सा समझना कि साथ साथ में मेहनत करते रहो, इसीलिए मैं आपका इधर उधर की बातों में कोई टाइम वाइम नहीं किल करना चाहता, करता भी नहीं हूं वैसे मैं। एकदम सिंसियरिटी के साथ लगे रहो, क्योंकि अभी तक जैसा माहौल चल रहा उस हिसाब से एग्जाम के पूरे चांसेस बन रहे हैं कि भाई दिसंबर एंड तक तो कम से कम ये लोग डेट निकाल ही लाएंगे, और या फिर अभी भी टाइम बचा हुआ, क्या पता 15 दिसंबर से कंडक्ट करवाना ही स्टार्ट कर दें लोग। तो थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ लगे रहें। देखना अगले सवाल में क्या कहा, ₹75,000 है, 2 बेटों के बैंक खातों में इस टाइप से जमा करवाए गए हैं कि 18 साल की एज में उनको बराबर धनराशि मिले। बराबर धनराशि मतलब इक्वल अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के ऊपर साधारण ब्याज लिखा जाता है ना। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? टाइम इनटू में रेट % होता है। चलो भाई, अब देखो डील कैसे करना है। पहले बेटे को x रुपए दे दो। पहले वाला बेटा कौन मान लिया? छोटे वाला मान लिया आपने, जो कितने साल का है? 12 साल का। पहले बेटे को x रुपए आपने दे दिए। ब्याज कितना मिला भाई? 12 साल का है, इसका पैसा 6 साल तक बैंक में रहेगा, जब तक ये 18 साल का नहीं हो जाता है। हर साल ब्याज की दर है 5%, तो इसका मतलब 6 साल में कितने % ब्याज मिलेगा? 30% मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है? 100%। ब्याज कितना मिला? 30%। इसका मतलब इसके हिस्से में कुल पैसा कितना आएगा? 130%। कि बैंक में जितना भी जमा करवाओगे वो तो अपने आप में 100% है, और उसी पैसे का 30% उसे ब्याज मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी पैसा जमा करवाया है x रुपए, इसका अगर आप 130% निकाल ले तो वो किसको बताता है? प्रिंसिपल और इस पर मिले हुए ब्याज, दोनों चीज़ों को। प्रिंसिपल भी परसेंटेज में, सिंपल इंटरेस्ट भी परसेंटेज में। x रुपए आपने बैंक में डाले, 130% कर दोगे तो इसमें 100% उसका प्रिंसिपल है, 30% ब्याज है, तो ये हो गया अमाउंट। ये अमाउंट किसके बराबर है? दूसरा बेटा। दूसरे बेटे की एज कितनी है? 14 ईयर। पैसा 4 साल तक बैंक में रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 ईयर, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। 4 साल में कितना ब्याज? 4 गुणा 5 20%। 100% ये खुद है, इसका मतलब 120% लिखा जा सकता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो एग्जाम में करने लायक इतनी सी ही बात थी। लिखा आपने, इसे कर दो भाई सोल्व। परसेंटेज और जीरो गायब। x अपोन में y लिखना चाहो तो ठीक है, ना लिखना चाहो तो भी पीछे मैंने आपको समझाया था, ये इसको बताता है और ये इसको बताता है, दिख भी रहा होगा। अब देखना कुल पैसा उसने कितना इन्वेस्ट किया है। 12 रुपए इसके खाते में डाले, 13 इसके खाते में, 25 रुपए। असल में 25 रुपए ना होकर कितने हैं? 75,000। किससे गुणा किया? 3000। 25 गुणा 3 75, और 3 लगे हैं जीरो। क्या पूछ रहा है? छोटे बेटे का हिस्सा। 3000 से गुणा कर दो भाई, 36,000 रुपए। ये आंसर आ गया। मेरे हिसाब से एग्जाम में ये सवाल इतनी सी दूर में खत्म कर सकते हैं आप, इतना सा लिखकर। कैसे? छोटा बेटा, छोटे बेटे का हिस्सा 12, इसका 13, टोटल 25। 25 75,000 को बताता है। 75 को बनाने के लिए 3 से गुणा किया, हजारों में बात चली गई है तो 3000 से मल्टीप्लाई किया। छोटे बेटे का हिस्सा 12 है, 12 की को 3000 से करोगे 36,000 आ गया। तो ये चीज़ है परसेंटेज वाली, कि परसेंटेज के हिसाब से अगर आप चीज़ों के साथ डील करेंगे तो आपके सवाल बिल्कुल आसान हो जाएंगे। किसी भी टाइप का तनाव लेने की नीड नहीं है। और अगर परसेंटेज से कर सकते हो आप
तो इसका मतलब आपने सिंपल इंटरेस्ट की छोटी छोटी बातों को गहराई से समझ रखा है, आपको स्ट्रेस ही लेने की नीड नहीं है। चलो भाई, सवाल नंबर 1327 देखना, इसने क्या कहा, 9,300 रुपए को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर दे दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई, 10%। तीनों हिस्सों पर इक्वल अमाउंट मिल रहा है। अमाउंट की बात हो सकती है, इक्वल सिंपल इंटरेस्ट की बात हो सकती है। तो सबसे बड़े भाग का मान ज्ञात करें। इजी सा सवाल है। कैसे? पहला भाग आपने माना x रुपए, अब इसे अगर अमाउंट बनाना है तो 100% तो ये खुद है। अमाउंट जब भी बनाते हैं तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट लिखते हो। अगर आप हर चीज परसेंटेज में लिखना चाहें तो प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% है ही, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई टाइम इनटू में रेट परसेंट जो आती है वो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज को बता देता है। 2 साल के लिए 10% की रेट पर ब्याज कितना भाई, 2 गुना 10%, 20% हो गया। 100% ये आपका खुद है तो x का 120% निकाल लिया। आ गया अमाउंट। ये बराबर किसके है, दूसरा पैसा आपका y रुपए मान लो। 4 साल 10% की रेट से 40% तो इंटरेस्ट मिला, 100% खुद है तो आप लिख सकते हैं 140%। तीसरा पार्ट आपने लिया z ले लिया। 5 साल 10% की दर से 50% ब्याज, 100% ये खुद, तो आप चाहें तो सीधे सीधे लिख दें 150%। इसे कर लेते हैं हम लोग 100। परसेंट जीरो सब में से गायब हो गया। डिवीजन करना है, किसका करें भाई, देखो 12 और 15 का एलसीएम लेकर के करना होता है वैसे तो 12, 14, 15। 12 और 15 का एलसीएम 60 हो गया। 14 को समझ ले 7 इंटू में 2, 2 का तो 60 में भाग चला जाएगा, 7 का नहीं जाता, तो 60 गुणा में 7 का डिवीजन करो। डिवीजन करेंगे तो x अपॉन में, ये बातें तीनों के नीचे आ गई है। 12 से काटा 5 बार, 5 बार कट गया, 7 5 35 बराबर y अपॉन में, देखो 14 है, 7 से काटा 2 बार, 2 से इसको काटोगे तो ये 30 बार, और z अपॉन में 15 से काटा 4 बार, 7 और 4 28। इसका मतलब क्या हुआ, x के हिस्से में x जो पहला पार्ट था वो 35 रुपए, दूसरा 30 है, तीसरा 28 है। आपसे क्या पूछा, सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा भाग रेशियो में तो ये है, एक्चुअल वैल्यू के साथ रिलेट करवाना, ऐड कर दो। 30 30 60 70 80 और 13 93। किसको बताता है भाई, 9,300 को ही ना, 9,300 किससे गुणा किया, 100 से। इसको भी कर दो भाई 100 से, तो ये पैसा आ गया 3500 रुपए, सबसे बड़ा हिस्सा। कंपैरिजन आसान है तो मेरे हिसाब से वो लिखने की नीड नहीं थी। 9300 को बताता है तो 3500 को ही बताएगा। तो ये आपकी अप्रोच है, काम वो का वही कर रहे हैं, बस प्रयास ये रखो भाई परसेंटेज को, इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। परसेंटेज के थ्रू सवाल करेंगे तो इजी वे में हो जाएंगे। देखना जरा सॉरी, सवाल नंबर 1328, क्वेश्चन नंबर 1328। देखना भाई, दो विभिन्न स्रोतों से 1500 रुपए पर 3 साल के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 13.50 रुपए। तो उनके ब्याज दरों में अंतर ज्ञात करें। एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझना, सवाल आसान है। एग्जाम्पल देखना जरा, 200 रुपए है मेरे पास, 200 रुपए है, और मैंने एक बार के लिए क्या किया, 2 साल के लिए 3 ले लो, चलो 3 साल के लिए दर ले ली मैंने 4%। ब्याज कितना होगा, 200 का 3 गुणा 4 12%, 12% निकालोगे तो यहां पर कितने रुपए निकल के आएंगे आपके, 24 रुपए। आगे है ना, है तो करेक्ट ना अपना, 4 गुणा 3 12 24 रुपए। अगर यहां पर मैं दर को कर देता हूं 4% प्लस 1%, तो क्या होगा भाई, 200 का 5%, दर क्या ले ली इस बार हमने 5%, 15 गुणा 2 30 रुपए। आ गए अंतर कितने का भाई, 6 रुपए का।
अगर आप इसी बात को अलग अलग सोल्व कर देते कि दर हमने 1% बढ़ाई है, ये मैंने पूरा हिसाब 5% के हिसाब से कर दिया। अगर आप एक एक के हिसाब से करते 200 रुपये का 4% की दर से 3 साल का ब्याज कितना आता, 24 रुपये जो यहाँ है। ये कितना है 1% निकालते तो 3 गुणा 1% गुणा में 200 तो कितना आता 6 रुपये। आ गया। एक बात बताओ, इस 4% और 5% में अंतर कितने का है दर में, 1% का, और वही 1% कितना ब्याज जनरेट कर रहा है, 6 रुपये। तो इसका मतलब ये निकल के आता है, बात आसान है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी, इसमें कुछ समझाने लायक था नहीं, कि अगर आप दर 2% बढ़ाओगे तो आपको 2% ही एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। दर अगर आप 1% एक्स्ट्रा बढ़ाओगे तो वो उसका हिसाब अलग से करके देखोगे तो आपके सामने वो कंक्लूजन निकल के आ जाएगा। इस सवाल में भी इसने यही बात आपसे कही है कि 1500 रुपए हैं 3 साल के लिए, साधारण ब्याज का अंतर आपको दे दिया, ब्याज की दरों में अंतर, ब्याज की दरों में जितना अंतर है उसी की वजह से तो ये मिलेगा। तो प्रिंसिपल आपके पास कितना है भाई, 1500 रुपए, समय कितना है 3 साल, दर कितनी है, अंतर ही तो चल रहा है दर का, ये अंतर, ब्याज दरों में अंतर, और ब्याज कितना मिला 13.50 लिखा जा सकता है। देखना ये पार्ट इससे खत्म हो गया। आर बराबर 15 गुणा 3 45, 45 135 में भाग दोगे, 13.5 में 45 का भाग दोगे तो क्या कर लें भाई, इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.3 बार। तो R बराबर कितना आ जाएगा 3/10, या फिर 0.3 में दे ही रखा ना इसने, 0.3%। ये आपका रिजल्ट आ गया। छोटा करना चाहते हो तो ऐसा कर दो, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दो, ठीक है, ये हट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 3/10 बचेगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका 0.3%। चलो भाई अगले सवाल को देखना, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखना क्वेश्चन नंबर 1329, 1329। क्या कहा, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 15 महीने के साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है। दूसरे केस में पैसा ज्यादा बन रहा है, अंतर देना है। कैसे करोगे भाई, एक तरीका तो समझो पहले तो, प्रिंसिपल इनटू, सेकंड केस की बात है, पैसा सेम है दोनों ही केसेस में, प्रिंसिपल इनटू में टाइम कितना है 15 महीने, समय लेना पड़ता है ईयर में, इंपॉर्टेंट बात, टाइम आपको किस में लेना है, ईयर में, साल के अंदर। दर कितनी भाई 5%, माइनस पहले केस में भी पैसा तो उतना ही है, प्रिंसिपल, टाइम कितना 8 महीने, साल में कन्वर्ट करोगे 8/12, ईयर में लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई 4%, अंतर कितने का आया 129, क्या निकाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप कह सकते हैं कि भी प्रिंसिपल दोनों जगह है, बाकी पार्ट को हम लोग सोल्व कर दें। सोल्व करेंगे तो 12 का डिवीजन हमने दोनों ही जगह किया, 15 गुणा 5 75, 8 गुणा 4 32, 75 में से 32 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 43, और परसेंटेज में इधर ले आता हूं, बराबर कितना है मेरे पास 129, परसेंटेज भी कॉमन आ रहा था। तो ये काम आप दिमाग में भी कर सकते हो। कहोगे दिमाग में कैसे भाई, 12 का डिवीजन दोनों में ही है, बाकी तो सीधा ही 8 गुणा 4 32, 15 गुणा 5 75 और परसेंटेज में चल रहा है। तो एग्जाम में शुरुआत आप चाहें तो यहां से संभव है, 43 से काटोगे 3 बार, P बराबर 12 गुणा 3 36, ये 1/100 है, उधर जाएगा, ये लो भाई 3600 रुपये, ये आपका आ गया रिजल्ट। तो मेरे ख्याल से इसमें भी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इजी वे में किया जा सकता है। अगले सवाल को देखना भाई, लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से, और 2-3 बातें मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कही थी, वो आप सीख लेते हैं तो फिर इस चैप्टर के अंदर कुछ खास ऐसा बचता नहीं है जिसमें आप ये सोच पाए कि भाई ये टिपिकल हो सकता है और कुछ हो सकता है। देखना जरा क्या कहा इसने, ए 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, बी 910 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनके ऋण
उनके ऋण के मिश्र धन बराबर हो जाएंगे। स्टार लगा लेना, आसान सी बात है। एक बात चल रही है आपके सामने ए की, एक बात आपके सामने चल रही है बी की। ठीक है भाई, ए के पास कितने रुपए हैं, कितने उधार लिए 800 रुपए, बी ने कितने रुपए उधार लिए 910 रुपए। जिस दिन इन्होंने पैसे उधार लिए थे इनके बीच अंतर कितने का है, 110 रुपए का क्या है इनके बीच अंतर, लिखा जा सकता है। अब देखना फर्स्ट ईयर पहले साल के बाद क्या होगा। पहले साल देखो 12% की दर से उधार लिया ए ने और बी ने 10% की दर से उधार लिया। मैं एक साल के बाद की बात कर रहा हूं। 800 रुपए इसने उधार लिए थे, 800 का 12%, 800 का 12% परसेंटेज इधर इसे खत्म कर देगा। ए को कितना ब्याज चुकाना है 96 रुपीज। चलो बी को 910 का 10% कितना 91 रुपए, लिखा जा सकता है। तो क्या हो रहा है, इस बात को थोड़ा सा मैं इस फॉर्म में लिख दूं तो क्या समस्या है, 91 प्लस 5 लिखा जा सकता है। बात को अंडरस्टैंड करना, जिस दिन इन्होंने पैसा उधार लिया था इसका पैसा था 800 रुपए उधार लिया गया, इसका था 910, दोनों के बीच अंतर था 110 रुपए का। अगर मैं एक साल के बाद बात करूं तो इसे 800 तो चुकाने ही चुकाने हैं, इसे 910, मान लो एक ही साल के बाद हम पैसा चुकाते तो क्या होता, इसे 800 चुकाने ही है, इसे 910 चुकाने हैं, इसे 96 रुपीज चुकाने हैं, इसे 91 रुपीज चुकाने हैं। तो एक बात बताओ, 800 इसे चुकाने हैं, 910 इसे चुकाने हैं, 91 इसका ब्याज बना, इसका ब्याज 91 तो बना ही बना, 5 रुपए और बन गया। तो एक बात बताओ, अगर इन दोनों का आज की डेट में, इस पूरे पैसे का और इस पूरे पैसे का आज की डेट में मैं अंतर देखूं एक साल बाद, क्या मिलेगा कि सर ये 910 अंतर इन दोनों का पहले कितना था 110, अब इसने क्या किया ऊपर 5 रुपए और बढ़ा लिए तो ये अंतर कितना हो गया 105 रुपए। फिर देखना, अगर मैं सिर्फ दूसरे साल की बात करूं, इसे 91 रुपए और देने हैं, 91 प्लस 5 96 रुपए ना, 12% की दर से, इसे कितने रुपए 91 रुपए। ये पूरा का पूरा पैसा कितना बन गया 910 प्लस 91 प्लस 91। ये पूरा का पूरा पैसा अगर ये 2 साल बाद ही चुकाना चाहे तो कितना है 800, 91 प्लस 91, 5 और 5। तो ये देखो एक्स्ट्रा में अंतर क्रिएट कर रहा है। पहले बी का जो धन था वो कितना था 910 रुपए उधार दिया हुआ, इसे हर साल 5 रुपए ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। लास्ट में आपको ये क्या कह रहा है, इनके अमाउंट कब बराबर होंगे। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट। तो देखना प्रिंसिपल तो दोनों की चलो फिक्स रह गए थे, अंतर था 110 का, इसे हर साल 5-5 रुपए ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। 91 तो चल ही रहा है, हर साल इसे 5-5 रुपए ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। हर साल ये गैप 5 रुपए से कम होता जा रहा है। 110 रुपए का अंतर है, 5 रुपए के हिसाब से कम हुआ। कितने साल लग गए 22 साल। क्या एग्जाम में ऐसे करेंगे? नहीं सॉरी, देखना भाई बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, एग्जाम में क्या करना है। इसने डिफरेंस किसका पूछा कि कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्र धन बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये यहां पर कहता कि कितने वर्ष बाद उनके साधारण ब्याज बराबर हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे भाई। कैसे होंगे? पहले वाले का ब्याज 91 चल रहा है, दूसरे वाले का 96 चल रहा है, सवाल ही नहीं उठता ब्याज इक्वल हो जाएंगे। प्रिंसिपल इक्वल हो सकता है, मतलब ही नहीं है। पहले वाले ने 800 रुपये उधार ले लिए, दूसरे ने 910, इक्वल क्या हो सकता है अमाउंट। कैसे भाई? 800 रुपये जिसने उधार लिए हैं और 910 जिसने उधार लिए, 800 वाला ज्यादा ब्याज पे करता रहे तो प्रिंसिपल पर हर साल का इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा, इधर भी ऐड होता जाएगा। अगर ये ज्यादा ब्याज बनाता जा रहा है, इसका मतलब इसका पैसा अमाउंट है वो कुछ ना कुछ बढ़ता जाएगा। तो आपको इतना ही करना था 800 और 910 के बीच का अंतर कितना है पैसे का 110 रुपए। ठीक है, हर साल ए को कितने रुपए ब्याज देना पड़ता है 96, बी को हर साल कितने रुपए ब्याज देना पड़ता है 91। तो ए लीड ले रहा है ना हर साल 5-5 रुपए की, तो लीड है, गैप कितने का है इनके बीच 110 का, 5 की लीड ले रहा है, तो कितने साल लग जाएंगे
22 साल। सवाल इतना सा ही है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है भाई, बाकी कुछ ये जुकाम वाला इश्यू ऐसा है कि ख़त्म हो नहीं रहा है और मुझे भी हल्का फुल्का फील आ रहा है कि जैसा हम लोग चीज़ों को पहले समझ रहे थे उस टाइप से मामला नहीं बैठ रहा है। फिर भी चलो प्रयास जारी रखो, बात बन जाएगी। 1331 देखना, क्वेश्चन नंबर 1331। क्या कहा? सचिन ने 4 साल के लिए कुछ धनराशि को एक निश्चित दर पर निवेश किया। उसने इसी राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले से 50% अधिक होती। तो वार्षिक ब्याज की दर देखो, सचिन ने P रुपए लिए धनराशि को कुछ 4 साल के लिए, और सचिन ने 4 वर्ष के लिए कुछ धनराशि को एक निश्चित दर हमने क्या मान ली? 8%। पहला केस क्या कह रहा है? सचिन क्या करे? P रुपए ले ले, 6 साल के लिए निवेश करे उसी रेट से, वो रेट क्या? 8%। तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज पहले जितना भी मिल रहा था उससे 50% अधिक होगा। 50% कितना? 1/2। देखना, पहले केस में अगर उसे 2 रुपये ब्याज मिलते हैं, 2 100% है, 1 50% है, तो अगले केस में कितने रुपए मिलेंगे? 3 रुपये ब्याज के मिलेंगे। सोल्व करना जरा, P से P कट गया, R से R कट गया, 4/6 2/3 होता ही है इक्वल। तो क्या निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो ऐसे सवालों में क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड। असल में देखा जाए तो बैंक वाले इस टाइप के खेल करते रहते हैं। अगर आपकी ठीक ठाक कमांड रहती है ऐसे सवालों में, तो आप जैसी लैंग्वेज को रीड करते हैं आप खुद महसूस करते हैं कि यार कुछ ना कुछ पार्ट इसने गड़बड़ कर रखा है, सोल्व नहीं होगा ये वाला, डेटा इनसफिशिएंट है। तो बैंक तो चलो, कुछ बैंक की एग्जाम डेटा सफिशिएंसी में इस बात को पूछ लेती हैं, लेकिन यहाँ पर आप मान लो आपके सामने ये चैलेंज है तो कोई बात नहीं, हमारा सोल्व करने का तो तरीका ये होता है। सब कुछ ही कट गया, कैसे निकाल पाओगे? तो संभव ही नहीं होगा निकालना यहाँ पर। चलो भाई अगले सवाल की बात कर देते हैं। सवाल नंबर 1332, क्वेश्चन नंबर 1332। देखना, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 साल में 405 रुपए और 5 साल में 540। देखना, 2 साल में क्या है? प्रिंसिपल इंटू हर साल ब्याज x रुपए मिलता है, कर चुके हैं। 1 साल का ब्याज अगर x रुपए है तो 2 साल का 2x होगा। प्रिंसिपल ये है, कितना बन गया? 405 रुपये। पीछे देख चुके हैं इस बात को हम लोग। फिर देखना, प्रिंसिपल 5 साल के अंदर कितना बन रहा है पैसा? हर साल का ब्याज x रुपये, सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल इक्वल होगा 540। क्या करो भाई, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को हटा दो। P से P गया, 5x में से 2x गया, 3x, 540। 40 में से 5 लेस करोगे कितना आ जाएगा? 35, और ये 135। x वैल्यू 45 लिखा जा सकता है। x किसको बताता है? 1 साल के ब्याज को। अब आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है मूलधन निकालो। ये वैल्यू उठा करके आप इसमें रख दो। रखी, 45 गुणा 2 90। जैसे ही आप 90 लेस करोगे किसमें से? 405 में से, कितना आ जाएगा भाई? 315 रुपए। अब देखना जरा, 315 क्या 2 ऑप्शंस में है? नहीं है। तो इसका मतलब 315 किस में था? ऑप्शन सी में, वो अपना करेक्ट हो गया। अगर आपसे पूछे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या करना है भाई? 1 साल का ब्याज कितना है? 45 रुपए। तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में 100 बराबर 45। समय 1 साल, प्रिंसिपल ले आए, तो इससे आपका रिजल्ट निकल जाएगा। आगे देखना जरा, पीछे जो हमने एक सवाल किया था ना, पहले इस सवाल को रीड करो। रीड कर दो पहले तो। ए ने क्या किया है भाई? x% की दर पर P रुपए, x% की दर है और P रुपए। और B के लिए इसने क्या कहा? B ने y% की रेट पर
और Q रुपए उधार लिए, कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि है वो बराबर हो जाएगी। क्या कहा है? Q बड़ा है किससे? P से। अब एक सवाल पर मैं पीछे लेकर चलता हूं आपको, देखना जरा। ये सवाल देखना, 1330 था। 1330 में हमने क्या किया था? 110 रुपए का अंतर है, ठीक है। फिर हमने क्या किया था? 800 रुपए का 12% निकाला और 910 का, यहां दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कम कर देता हूं मैं इसको। फिर आपने क्या किया था? 910 का 10% निकाला था, दोनों का अंतर लिया था। ये कितने रुपए थे? 96 रुपए। ये कितने थे? 95 रुपए। तो 110 बटा में क्या किया था? 5, तभी 22 साल आया था। इस सवाल में क्या करना है? इस सवाल को फिर से रीड करो, सवाल नंबर 1333 को देखना। ए ने x% की वार्षिक दर पर P रुपए और B ने y% की दर पर Q रुपए। ये इसने बता दिया Q और P क्या आपका, Q आपका P से बड़ा है। कितने साल बाद उनके ऋण की राशि मतलब अमाउंट इक्वल होगा। अंतर देखना कितना चल रहा है? Q माइनस P, जैसा कि यहां पर हमने लिखा था 910 माइनस 800 था। नीचे क्या लिखोगे भाई? अब यहां पर जायज सी बात है कि ये पैसा अगर इसके ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो जायज सी बात क्या हो जाती है? ये दर बड़ी हो ही जाती है, ठीक है। और इक्वल करना, इसका पैसा ज्यादा है तो इसका मतलब P का x% जब आप निकालोगे, P का x%, 800 का 12%, तो उस केस में फिर क्या करते हो? Q का यहां से y% आपने लेस किया, 910 का 10%। परसेंटेज 1/100 लिख सकते हो, Q माइनस P, PX माइनस QY 1/100 है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहां से देखना ऑप्शन कौन सा अपना, ऑप्शन एक ही आपका ऐसा बन रहा है। क्लियर है? तो इस सवाल में अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, इस वाले से रिलेट कर देना। एक बात यहां पर चल पड़ी है इस टाइप की, तो दूसरी बात ऑटोमेटिक जस्टिफाई करनी पड़ेगी। अगर ये ऐसा भी कह देता कि भाई y% भी ज्यादा है, Q के रुपए भी ज्यादा है, B के रुपए भी ज्यादा है, तो हमेशा ही ज्यादा रुपए पर तो ज्यादा ब्याज मिलता ही, इक्वल होने का चांस ही आपका खत्म हो जाता। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। चलो भाई, सवाल नंबर 1334। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 1334। क्या कहा भाई? एक धनराशि 8% की वार्षिक दर से 5 गुना हो जाती है। बताइए साधारण ब्याज की किस दर से वह धनराशि उतने ही समय में, टाइम को क्या कर लेना सेकंड केस में, उतने ही समय में। ये बात मिसिंग है सवाल में, सेम टाइम या फिर समय में, ठीक है भाई। क्या करना है? एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है। बताइए साधारण ब्याज की किस दर से उतने ही समय में वह राशि 7 गुना हो जाएगी। पहले केस को समझना, ऐसे सवाल किए थे हमने। 5 गुना हो जाती है, 100% क्या है? प्रिंसिपल। 5 गुना कर दिया, 500% हो गई। तो ये क्या है? अमाउंट। यहां से यहां गई, 400% क्या मिला? सिंपल इंटरेस्ट। किसमें? परसेंटेज में। कितने साल के अंदर, कितनी दर से? 8%। तो एक बात बताओ, हर साल 8% 8% 8% मिला, कितने साल आ गए भाई? 50 साल। पीछे कर चुके हैं ऐसे सवाल, पिछले सेशन को देखना। क्या वहां तो हम लोग वर्बली कर रहे थे, 5 गुना हो गया, 1 से 5 500, 4 ब्याज, 100% से होता तो 500%, 400% ब्याज। हर साल 8% ब्याज मिल रहा है, 400% टोटल ब्याज मिला। समय कितना है? तो 400 में 8% का भाग दे दो, 400% में 8%, 50 साल। तो ये वाला काम आप पीछे जो हमने सवाल किया उसके हिसाब से आप माइंड में कर सकते हैं। सीधा सीधा दिख रहा था, 400% ब्याज मिला, हर साल 8% मिलता है, तो इसका मतलब कितने साल लग गए? 50 साल। ठीक। अब क्या कह रहा है? बताइए साधारण ब्याज की
किस दर से वह धनराशि 7 गुना हो जाएगी? 100% से कितनी चली गई भाई? 7 गुना होकर 700%। प्रिंसिपल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट कितना? 600%। अब आप सीधे सीधे इसको लिखने की नीड थी नहीं, वैसे ये समझने के लिए 1 से 7 गुना, 100% से 700 गुना, ब्याज कितना? 600%। 600% ब्याज मिला है कितने टाइम में? 50 साल में, क्योंकि टाइम सेम रखना है। दर क्या होती है? हर साल कितने परसेंट मिलेगा? सरल कर दो भाई, 12%। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर आप इस सवाल को करें तो सवाल आसान है, और वैसे लिख लिख करके करेंगे तो ये काफ़ी आपका टाइम कंज्यूम करेगा। चलिए भैया अगले सवाल की बात करें। अगले को भी थोड़ा सा मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूं। $1335 में देखना क्या कहा? 4% की दर से 3 गुना हो जाती है। 4% की दर से 3 गुना हुई, 100% से 300%, ब्याज कितना? 200%। दर कितनी? 4%। 4% का भाग दिया 200 में 50, इसका मतलब 50 साल लग जाएंगे। 50 साल लग गए, क्योंकि हर साल आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 4%। 50 साल में ही आपको 4% की रेट से 200% मिलेगा। बताइए साधारण ब्याज की किस दर से धनराशि 6 गुना? 100% से 600%, ब्याज 500%। दर क्या होती है? हर साल कितने परसेंट ब्याज? टाइम कितना? 50 साल। 500 में 50 का भाग दोगे 10%। करके देखना भाई, और ये तरीका भी सीखने की कोशिश करना। चलो भाई सवाल नंबर 1336, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। सवाल नंबर 1336 का आपका रहेगा ये वाला होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1336। सवाल नंबर 1336 है आपका, यहाँ से होमवर्क स्क्रीनशॉट ले लो। 7 साल में दुगुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर कितने साल में वो आपकी 4 गुनी होगी? सवाल नकली है। अगला सवाल देखना भाई। 37 को तो चलो छोड़ो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। एक सवाल तो करना वैसे भी हमें पड़ेगा ही। चलो भाई ये है अपना आज का डे 69 कंप्लीट होता है। कुल मिलाकर के अपना सिलेबस काफ़ी सारा कंप्लीट हो चुका है। डेडिकेशन के साथ लगे रहें, जो किताबें आपको बताई हैं उनको भी पैरेलल में पढ़ते रहें। कुछ टाइम के बाद आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करने ही पड़ेंगे, जैसे इस मंथ का एंड आते आते आपको मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे। तो पहले से ही आप इन चीज़ों को देखें, क्योंकि अपना सिलेबस भी काफ़ी सारा हो जाएगा। 1-2 चैप्टर अपने बचेंगे, तो वो खास तनाव वाली बात नहीं है। मॉक टेस्ट भी चलते रहेंगे पैरेलल के अंदर। अब उनमें क्या करना है, कैसे करना है, तो वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। दीपावली की एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।